द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री सलमान खान। सलमान खान की हर चीज़ न्यूज़ बनती है। जितना सलमान सर की न्यूज़ बिकती है उतना किसी की नहीं बिकती है। मेरे पंचगनी घर में कुत्ता पाला, उसका नाम शाहरुख रखा है। शाहरुख की फिल्में नहीं चल रही तो पागल हो गया है। तो आई डोंट थिंक के ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसकी फिल्म ने 100 करोड़ किया था। गजनी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो वन ऑफ द एक्स मिस इंडियाज है। शी वॉज डेटिंग ए गाय जिनको डेट कर रही थी। उसकी पहली शादी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, अक्षय कुमार के सेट पे जाना है या सलमान भाई के सेट पे जाना है या सुनील शेट्टी को मिलना है, किसी को भी, अजय देवगन को मिलना, तो इट वॉज वेरी ईजी। कास्टिंग में यू सोचते भी ऐसा यू नो कि ये इसलिए स्टार सन को ले रहे थे या इसलिए ये स्टार डॉटर को ले रहे थे या इसको ले रहे थे, तो क्या और ये एक थॉट प्रोसेस होता है बहुत। बट मुझे लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब आई एम नॉट ए फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, बट तो प्रकाश सर बहुत नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। और तकरीबन 2-2.5 साल मेरे से बात नहीं की। विक्रम भट्ट वॉज द वन हु मेड मी ए कास्टिंग डायरेक्टर। जब मैं जर्नलिज्म से कास्टिंग डायरेक्टर बना तो मुझे किसी ने काम नहीं किया। मैं बस क्लेरिफिकेशन के लिए जानना चाहूँगा, कहा गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है इतनी दमदार नहीं थी, इसकी वजह से ये चीज़ें डिले हुई हैं और कहते हैं उसमें इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है। मैं बस समझना चाह रहा हूँ। कुणाल सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। मुझे यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तो आज आप काफ़ी फेमस हैं, बट मैं आपको जानता हूँ और उस जर्नलिस्ट के दौर से जब आपकी खबरें टैबलॉइड के फ्रंट पेज पर आती थी और हम कहते थे कि देखिए सच में क्या जर्नलिज़्म है। आज सर वो दौर जो है वो ख़त्म सा होता दिखाई देता है। ना आप जैसे वो जर्नलिस्ट रहे हैं और ना उस तरह की खबरें हमें दिखाई देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। वन ऑफ द बेस्ट टाइम और पीरियड इन माई लाइफ। मैं अगर याद पीछे जाऊँ और सोचूं तो बहुत ही अच्छा टाइम था और मैं बहुत मिस करता हूँ अभी भी जर्नलिज्म। अभी भी? हाँ जी, okay. बहुत मिस करता हूँ। और हमेशा अगर मेरे कास्टिंग करियर में थोड़ी भी ऊपर नीचे होता है तो मैं और मेरी वाइफ हमेशा यही बात करते हैं कि यार चलो वापस में आए। जो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ भी 10 साल हो गए हैं। और बट द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, माई डेज इन मुंबई मिरर, बहुत ही अच्छा वक्त था और बहुत मज़ा आता था। एंड आई स्टिल लव डूइंग इट। और हालांकि बहुत समय लगा मुझे टू क्रॉस ओवर टू कम दिस साइड, but the best days of my life in a very small simple every day was fantastic. सर एक चीज़ मैं ज़रूरी कास्टिंग पे हम, हाँ, क्योंकि मैं बुलाया मैंने आपको, इसीलिए हम बात करेंगे और पूरे प्रोसेस को समझेंगे। बट मुझे थोड़ा सा वो बताइए ना सर, वो जो एक प्रेशर था उस समय, जो एक था कि हर रोज़ ब्रेकिंग देनी है और उसमें उस तरह से, तो क्या प्रोसेस होता था सर आपका एज अ जर्नलिस्ट? किस तरह से वो टैबलॉइड पे आना है, फर्स्ट फ्रंट पेज न्यूज़ डालनी है, क्या चीज़ें होती थी, क्या एक्साइट करता था आपको? एक्साइटिंग था लेकिन बहुत फटी भी थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था बिकॉज मुंबई मिरर वॉज ए बहुत डिफ़िकल्ट था टू सर्वाइव इन मुंबई मिरर। मैं 8 साल था वहाँ पे और 8 साल में 80 लोग आके चले गए होंगे, जो लोग एक ही दिन में भी भाग गए। इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। राइट। बट हमारी लाइफ से हमको 1 बजे की मीटिंग में पहुंचना है रोज। वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे एडिटर को बतानी है, नहीं तो बहुत ह्यूमिलेशन होता है। और 10 बजे जो पेज जाता था हमारा, 10 साढ़े 10 बजे, तब चाहिए आप दिन भर कुछ भी करो बट आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आओ कम से कम। वो तो जाहिर है। हाँ, तो मज़ा भी आता था। और हम लोगों को फ़ोन करते थे इंडस्ट्री में, तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे हमारा, स्पेशली शाम की तरफ। बिल्कुल। और मुझसे कहते थे कि भाई अब हमने क्या किया, क्यों फ़ोन करते हो, मत करो हमको फ़ोन। सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन, सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स या फिल्म मेकर्स या कोई भी। राइट। और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन में किसी की गाड़ियों से उठता था। सुबह फ़ोन बजता था कि क्या लिख दिया यार, ये वो ऐसा वैसा, जो भी बहुत ही कलरफुल गालियाँ होती थी वो। तो बट उसका मज़ा अलग था, है ना? हाँ। इट वॉज ऑल माई एडिटर, मीनल बाघेल करके हमारी एडिटर। जी आई नो। हाँ, जो अब हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर है जी। वो बहुत मज़ा आया उसका काम है। हम अब भी जब बात करते हैं तो
यही सर सब बात है। एज अ कलीग आप लोग के बीच में कॉम्पिटिशन था बहुत टुवर्ड्स विकी लालवानी हाँ सर जी, और आपके? अभी विकी का फ़ोन बज रहा था। अच्छा। तो विकी तो अभी भी कर रहा है, हाँ। उसको अच्छा कर रहा है, वो भी पॉडकास्ट और यस यस। अपना चैनल चला रहा है। बट हमेशा बहुत कंपटीशन होता बिकॉज विकी और मैं, हम दोनों में से आज किसकी लीड स्टोरी जाएगी वो ये तो कंपटीशन था ही। होता था इंटरनल। बट हम बहुत से दोस्त भी है, आज भी है, हम्म। और मज़ा आता था बस। तो मेरे अपने कैंप्स थे, उसके अपने कैंप्स थे हाँ। कि इस सुपरस्टार की स्टोरी मैं ब्रेक करूंगा, उसकी मैं ब्रेक करूंगा। हम्म। वो वहाँ घुसने की कोशिश करता था, मैं उसके एक्टर में घुसने की कोशिश करता था। जाहिर है जाहिर है। सो ये तो ऑब्वियस था ना ऑब्वियस सर। है, हाँ ये तो और इसका मज़ा भी है। मज़ा भी आता था, हाँ है ना? बट सर इस अगर मैं पूछूं जैसे विकी सर से, जब मैंने उससे बात की थी हाँ। तो उस जर्नी में मैंने उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। हम्म। जैसे कोई ऐसी ब्रेकिंग याद आती है आपको जो आपने किया तो आपको लगा यार कि मज़ा आ गया, आज ऐसा लगा कि कोई काम किया है, इस हाँ। देर अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें। मैंने ना उस टाइम पे एक आमिर खान का इंटरव्यू किया था, अच्छा। गजनी के बाद। गजनी तो के हाँ, और वो बहुत टाइम से मीडिया से बात नहीं कर रहा था, वो हाँ। बहुत टाइम से, हम्म। फॉर वट एवर रीज़न हम्म। उसके अपने। और तो मैंने वो इंटरव्यू किया था जिसमें उसने काफ़ी बातें की थी जो विच वॉज बिकॉज उससे पहले आमिर खान वॉज नॉट नोन टू बी वेरी डिप्लोमेटिक गाय। वो बहुत ज़्यादा, नॉट डिप्लोमेटिक इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट पर बहुत सोच समझ के बात करते थे वो। हाँ। बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते थे, या किसी इंडस्ट्री कॉलीग के बारे में बात नहीं करते थे, या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते थे। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख के बारे में काफ़ी कुछ बोला था, और बहुत सारी चीज़ें बोली थी उन्होंने ऐसी जो बहुत ही अनलाइक आमिर खान हाँ। था वो। और उनके बर्थडे के टाइम पे हुआ था ये सर वो अपने मेरे कुत्ते का नाम हाँ शाहरुख जी, खान हाँ है, जी, वो हाँ इस जी, यहीं से आया हाँ, था? यहाँ ओके। सब। तो हाँ। मैंने मेरे पंचगनी घर में कुत्ता पाला है, उसका नाम शाहरुख रखा है। हाँ। और शाहरुख की फिल्में नहीं चल रही तो पागल हो गया है। हाँ। तो वो अपने बेटों को बोलता है कि मेरी फिल्में मत देखो, ये सब बेवकूफ़ मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। हाँ। और वहाँ से उन्हें अपना वो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी आ रहा था कि क्योंकि उनकी वो ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसकी फिल्म ने 100 करोड़ किया था, गजनी। जी। गजनी वॉज द फर्स्ट फिल्म। तो और उस टाइम पे वो फिल्म फेयर के कवर पे थे, जो कभी मतलब यहाँ पावर लिस्ट होती थी फिल्म फेयर मैगजीन। राइट राइट। तो उसमें पहली बार वो पावर लिस्ट में नंबर 1 पे आए थे। तो काफ़ी कुछ था उसमें जो अनलाइक। मुझे उस दिन बहुत इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए कि ये सब चीज़ें आमिर खान ने बोली है, क्या ये कंफर्म। मेरी एडिटर ने खुद ने, जब ये मैं नॉर्मल इंटरव्यू करके मैं अपना ट्रांसक्राइब कर रहा था, रिकॉर्डिंग सुन सुन के वो, और जब वो अंदर किसी पेज पे, हमारे एंटरटेनमेंट पेज पे आ रहा था, और जो मेरे एडिटर ने बोला, देखा उसको तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को, और मुझे बोला कि ये इसने बोला है ये सब बातें तुम्हारे पास on जाहिर है record पहली बार में भरोसा नहीं हो रहा था किसी हाँ, कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है। यस। बोला हाँ ऑन रिकॉर्ड है, तो बताओ मुझे। तो मेरी एडिटर ने बोला तुम आ जाओ यहाँ, और हम साथ में बैठे, तो मीनल के साथ में बैठ के उसने पूरा इंटरव्यू पढ़ा। फिर उसने बोला इसको एडिट करो, इसको एडिट करो, इसको एडिट, और वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे गया। हाँ, तो ऐसा बहुत कम होता है जब किसी एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी या एक्टर या कोई भी हो जिसका इंटरव्यू पेपर के फ्रंट पेज पे है फुल। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी वो। हालांकि मैंने उसके पहले 1-2 फ्रंट पेज किए, बट इस वॉल्यूम का नहीं था। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे। तो सुबह से मेरे फ़ोन, पूरे दिन भर मेरे फ़ोन भेजे थे। उस टाइम पे फेसबुक हुआ था, मैंने फेसबुक पे डाला था वो। जी। तो मेरे फेसबुक में 500 कमेंट आए थे उसमें, तो मतलब कभी नहीं होता, मतलब उस टाइम पे, मतलब तो बड़ा एक्साइटिंग डे था। और वो मुझे आज भी याद है। और आज भी कभी कोई पुराने कॉलेज मिलते हैं तो, और उस दिन फिर उसका बर्थडे था आमिर खान, तो वहाँ से वो उसके घर के नीचे मीडिया जमा होना शुरू हुआ था उस कोर्ट के रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन से। और उस दिन से जी फिर उस दिन से अब वो ऑफ कोर्स हर साल वहाँ केक काटते और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती है उनकी अब। जी। तो सर इस देर भी मैं समझ सकता हूँ कि जब आप कर रहे थे वो इंटरव्यू, तो कुछ ऐसी चीज़ों को भी हटाया गया था कि आपने पूरा एज इट इज़ इंटरव्यू डाला था? नहीं हटाया, मतलब ऐसा हुआ था कि बिकॉज मैं भी पहली बार आमिर का इंटरव्यू कर रहा था जी। 1-2 बार मैं उनसे मिला था, बट वेरी सोशली, और कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं था कि वो जानता नहीं था मैं कौन हूँ, या मैंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया था। बट ये था कि ये इंटरव्यू हमारा तकरीबन 3-4 घंटे चला था। तो कभी तो बीच में ब्रेक्स भी थे। और एक चाय पीते और एक चाय पीते और एक कोक पीते या जो भी। और वैसे और बहुत सोच के वो भी बात कर रहे थे। तो उसमें ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, बट वही कि वो एक आध क्वेश्चन को रिफ्रेश
एक आंसर को रिफ्रेश किया गया था। अच्छा, जो उन्होंने बोला यार मैंने गलत बोल दिया, ये मैं वापस थोड़ा ऐसा, तो वैसे सब हुआ था। ओके। बट इट वाज मोर हार्ट टू हार्ट चैट, एंड इंटरव्यू का उनको भी लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, और उन्होंने बोला यार बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। और तो और क्योंकि सर वो इंटरव्यू आने के 6 महीने तक मुझे लगता है ये चीज़ें चलती रही, फिर हाँ। शाहरुख का रिएक्शन आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Yes. बहुत 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 रिएक्शन आए थे, और बहुत उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था बाद में कि अच्छा, आमिर ने। हाँ, हाँ, कि बहुत रिएक्शन आ रहा है, और हाँ, कि तुमको भी फ़ोन आ रहा है क्या? तो हाँ। मैंने बोला हाँ सर, मुझे भी आ रहा है ये। हम्म, और जो हमारी बात हुई जी, आपस में, जो जी। किसका फ़ोन, क्या हम्म, व्हाटएवर, क्या रिएक्शन के, ये सब डिस्कशन, और बट एक्साइटिंग था वो। है ना? तो मज़ा आता है, आप भी जर्नलिस्ट, आपको पता है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़, कोई स्टोरी ब्रेक होती है तो मज़ा आता है। अब वो सेटिस्फेक्शन लेवल हाँ, आता है ना कि आज कुछ काम हाँ, किया है। यस। और स्पेशली जब वो स्टोरी सही हो। हम्म, ऐसा 2-4 बार हुआ कि वो स्टोरी गलत हुई है, जी। कि कोई फिल्म की अनाउंसमेंट की हो और वो फिल्म नहीं बनी हो, या किसी के पर्सनल लाइफ की स्टोरी ब्रेक की है और वो गलत निकला हो, तो उससे अच्छा सर, ये ना चीज़ें थी जब आप बड़े ब्रांड में काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आसपास ऐसी भी फूल करने की भी तैयारी, जैसे विक्की सर ने बताया था उनको मलाइका ने किस तरह से किया था कि वो फेक कैंपेन चलाया कि अरबाज और उनका डिवोर्स हो रहा है, जिसके बाद वो उनको जाकर टेप देनी पड़ी। वो स्टोरी उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे बताई थी वो सर। इस देर सर उस फेज़ में आपको भी ऐसा लगा कि आपके भी पोजीशन को किसी गलत तरीके से कभी किसी ने यूज़ कर, बिना नाम लिए अगर आप। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसा हुआ था एक आध बार, जब अ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कौन सा, बट जब बिग बॉस शो अच्छा। उस टाइम पे तभी शुरू हुआ था 2007 में। हाँ, और उसके तब थोड़े हाँ, बाद ही तो उसमें आई थिंक सीज़न 2 या सीज़न 3 के कंटेस्टेंट को लेके अच्छा, गलत स्टोरी फीड अच्छा। की थी ओह, किसी ने, हाँ, हाँ, फ्रॉम वन ऑफ द मेकर्स या बिहाइंड द सीन, अच्छा, ऑफिशियली। अच्छा, हाँ, हाँ, और वो स्टोरी चलाई भी थी। हम्म, नहीं, वो स्टोरी चली नहीं थी एक्चुअली। बाय द एंड ऑफ द डे मुझे पता चल गया कि ये कंटेस्टेंट नहीं है इसमें, ये कोई और रोल प्ले कर रहे हैं, जो अच्छा, जिनका नाम दिया गया है। हम्म, और वो स्टोरी लास्ट में पे चेंज हो गई, बट उससे समझ में आया कि यार ये इसको पीआर लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर इट सकते वॉज हैं। ए आई ओपनर, बिकॉज वो हाँ, स्टोरी छप जाती तो फिर बड़ी, हाँ, और 1 महीने बाद बिग बॉस आता तो बहुत सेटबैक होता है आपके हाँ, लिए। तो राइट। जैसे जब बिग बॉस 1 आया था तब मैंने उसके सारे कंटेस्टेंट का नाम लिख अच्छा, के फर्स्ट टाइम फर्स्ट आपने देखा। बताया था। ओ, हाँ, उसमें एक गलती हुई थी मेरी, अमित साध था उसमें, हाँ, उसके अमित बाद सर। मैंने अमित सना लिख लिया था। एक मिस्टेक हुई थी मुझसे, याद है। हाँ, अमित और वो सर। एक मिस्टेक भी मुझे बहुत सुनाया गया काफ़ी लोगों को। अच्छा, हाँ, उस 13 के 13 मैंने, बाकी सब मुझे हाँ, सही मिल गए थे, जो रवि किशन और राहुल रॉय या राइट, कैरल के जो भी थे हाँ, सीज़न 1 में। और बट वो एक गलती, वो क्योंकि वो जहाँ से न्यूज़ आ रहा था वहाँ पे तब वो चल रहा था शो, लोग जा रहे थे अंदर, तो बहुत म्यूज़िक था, जी, तो उस म्यूज़िक के चक्कर में वो 7 की जगह हाँ, सन्ना हो गया। और अमित सना कभी इंडिया आइडल से निकला था, तो और वो सोनी का था, राइट, सोनी पे आया था सीज़न हाँ, 1, हाँ, राइट। तो वो कन्फ्यूजन मेरा भी था। ओके। बट वहाँ से फिर हर साल हम्म, एक कंटेस्टेंट के नाम ब्रेक फर्स्ट करना, ब्रेक करने का जो कंपटीशन स्टार्ट हो हाँ, गया। हाँ, वो स्टिल आज भी चलता है आज भी क्या? चल रहा है, हाँ, आज भी चल रहा चलता है। है। हाँ, बस जैसे मैंने बोला, उससे वो पीआर लोगों ने वो शुरू कर दिया कि खुद ही नाम डाल देते हैं, और थोड़े 2-4 नाम गलत भी डाल देते हैं, ताकि वो स्पेकुलेशन। हाँ, स्पेकुलेशन होता हाँ जी, रहेगा। और हाँ, इंटरेस्टिंग सर। हाँ, सर, बट एज ए, जब आप इतना वक्त जर्नलिज्म को देते हो और जब आप दूसरी फील्ड में जाते हो तो एज ए जर्नलिस्ट आपको वो नहीं करता रहता, जैसे जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है कुछ, तो आपके अंदर वो जर्नलिस्ट वाला दिमाग होता है, हाँ, बहुत बार होता होता है। बहुत बार होता है, इनफैक्ट कि मैं मेरी पहली फिल्म थी डेंजरस इश्क, हाँ, वो विक्रम भट्ट सर ने जी, बनाई जी, थी। जी, और तो करिश्मा कपूर थी उस फिल्म में, और हम बाकी कैरेक्टर्स कास्ट कर रहे थे, और हम्म, तो एक एक्टर से मीटिंग हुई थी, जी, और अ, तो विक्रम सर वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, एक्टर वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि करते ये वो ऐसा था। उस एक्टर का पैसे के लेके नहीं वर्कआउट हो रहा था, अच्छा, तो मैंने इनफैक्ट विक्रम सर को बोला कि आप इस एक्टर को ले लो, हम्म, क्योंकि और इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दो, क्योंकि आपको बहुत मीडिया माइलेज मिलेगा। तो बोला वो कैसे मीडिया माइलेज मिलेगा? बोला क्योंकि आप दोनों की एक्स गर्लफ्रेंड सेम है। अंडरस्टैंड। तो हंसते लगे, बोला कि हाँ, हाँ, ये तो फ्री में
फर्स्ट फ्रंट पेज स्टोरी मिल जाएगी और हर पेपर इसको छापेगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे दिमाग चल रहा है उस टाइम पे। बट पर इसका मुझे और बहुत लोग ये कास्टिंग में यू सोचते भी है ऐसा, यू नो, कि ये इसलिए स्टार सन को ले रहे थे या इसलिए ये स्टार डॉटर को ले रहे थे या इसको ले रहे थे, तो या और ये एक थॉट प्रोसेस होता है बहुत कास्टिंग में। सो मीडिया इज ऑलवेज, है ना, एट द बैक ऑफ द माइंड, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते अंदर से। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मुझे अब भी बताइए कि जैसे कि ये पूरा जर्नलिज्म का सब इतना अच्छा चल रहा था सब, टुवर्ड्स कास्टिंग में कैसे हुआ, क्या आया थॉट्स, क्या माइंड सेट हुआ कि इस तरफ मूव ऑन करते हैं? यार बेसिकली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नलिज्म वॉज कमिंग टू ए नेचुरल डेथ। जो आज जो हाल है जर्नलिज्म का, जहाँ पे आप एक्टर्स से मिल नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, द PR कल्चर इज बिकम सो स्ट्रॉन्ग, राइट। और उस समय ट्विटर आ गया था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जब हम स्टोरी ब्रेक करते थे, बहुत ही अपना अपना नाम दे के ब्रेक कर रहे हैं हम स्टोरी, और ट्विटर पे जाके लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, और उनके हज़ारों लाखों मिलियन फॉलोअर्स है जो हमको गालियाँ दे रहे हैं, कि विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट हमको पता है कि स्टोरी इज़ एब्सोल्युटली राइट। और एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो वन ऑफ द एक्स मिस इंडियाज है, शी वॉज डेटिंग ए गाय, किसी उनका अफेयर, जो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, जो जिनसे थोड़े से बहुत मैरिड ऑल्सो, उन और वो जो जिनको डेट कर रही थी उसकी पहली शादी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, उसका डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा था। ओके। तो वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी और अपने नाम के बाकायदा की थी। मैंने वो लोगों को रिकॉर्ड भी किया था और उनके रिप्लाई भी आए थे जो बहुत ही ऐसे डिसमिसिव से, कि कुछ भी बोल रहे हो टाइप, आप यहाँ ऐसे बकवास लिख रहे हो। ओके। तो मैंने अपने लिए बोला मेरा सोर्स कन्फर्म है, मुझे स्टोरी करनी है, मैं करो। बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर उस स्टोरी का डिनायल डालना पड़ा नेक्स्ट डे। हाँ, बिकॉज ऑफ हम एक बड़े पेपर में काम करते हैं तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं और बॉसेस होते हैं और सब होता है। और उसके 1 महीने बाद अवार्ड था, अवार्ड में मैं खड़ा था वहाँ पे, उन दोनों ने साथ में एंट्री। टुडे आर मैरिड हैप्पीली। So these are the things which kind of demotivated me. This is not मतलब be all and end all, but वो था कि वो दिख रहा था कि अब यहाँ पे मतलब धीरे धीरे कुछ होना नहीं है। जैसे अगर उस टाइम के एक्टर, अगर हमको अक्षय कुमार के सेट पे जाना है या सलमान भाई के सेट पे जाना है या सुनील शेट्टी को मिलना है या किसी को भी, अजय देवगन को मिलना, तो इट वॉज वेरी ईजी कि हम फ़ोन करके हम उनके सेट पे थे, उनका टाइम स्पेंड करते थे, उनसे बातें करते थे, कोई न्यूज़ करते, आमिर खान को मिलना किसी को, इट वॉज वेरी ईजी, इट वॉज जस्ट वन टेक्स्ट अवे, राइट। एक SMS कर दो आप और बस कल आ जा, मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, जो भी। और ज़रूरी नहीं था हमेशा काम हो, इन जनरल कॉन्वर्सेशन, उसमें कोई स्टोरी निकल गई तो बोलते हम ये स्टोरी कर रहे हैं, तो बहुत ही 1-on-1 था सब। सही बात है ना। तो आज के जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम एक आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव को मिलने के लिए 2-2 महीना वेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो सिनेरियो, बिकॉज अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ 10 साल से, बट वो उन लोगों को मिलना उस टाइम पे हमारे लिए इतना डिफिकल्ट था जितना उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़े आइकॉनिक सुपरस्टार जो 30 साल से 40 साल सुपरस्टार है, उनको मिलना आसान था। तो आई रियलाइज कि ये इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर, सो इट्स द राइट टाइम टू स्विच ओवर। अंडरस्टैंड सर। अच्छा सर, मैं अब आपकी कास्टिंग वाली जर्नी पे आऊँगा। हाँ, बट मैं एक क्वेश्चन मेरे ये माइंड में कि जब जर्नलिस्ट थे तो उस दौरान पे हम कई सारी स्टोरीज ऐसी करते, कई बार स्टार्स नाराज़ हो जाता है। हाँ, इज़ देयर एनी कोई स्टार जो आपसे नाराज़ हुआ? जो काफ़ी लोग नाराज़ हुए। हाँ, स्टार भी थे, डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, काफ़ी लोग नाराज़ हुए। एक किस्सा मुझे बराबर याद है, मैंने एक फिल्म बनी थी आरक्षण, प्रकाश झा साहब से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन। मैं हमेशा उनके आउटडोर पे जाता था, टाइम स्पेंड करता था, उनकी काफ़ी न्यूज़ भी करता था, इंटरव्यूज़ करता था। तो वो फिल्म पहले अजय देवगन करने वाले थे और कहीं से मुझे मारा पड़ा अजय देवगन का उनका कोई डिस्प्यूट हो गया है, अब वो नहीं कर रहे। आई थिंक इट वाज मोर अबाउट राजनीति का जो भी अजय देवगन का रोल हुआ। आई डोंट गेट इनटू उनके बीच में क्या हुआ, बट उन्होंने वो पिक्चर छोड़ दी थी और सैफ अली खान पिक्चर जो उन्होंने की सैफ, और वो न्यूज़ मैंने की। मैंने प्रकाश जी सर से भी बात की जी, उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं, अभी तो अजय निकले यहाँ से, वो ऐसा गलत खबर आई है। बट मुझे कंफर्म था तो मैंने छाप दी।
कि प्रकाश राज सर बहुत नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़ हो गए, और तकरीबन 2-2.5 साल मेरे से बात नहीं की उन्होंने उस एक स्टोरी से। हाँ, हालांकि स्टोरी करेक्ट थी। हाँ। मैंने दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे बहुत कुछ बोला, तो मैंने उनको बोला सर आप मुझे बोल देते ईमानदारी से, आप सच बोल देते। मैं समझता हूँ कि सही बात है। आपके जो भी मतलब बिकॉज देयर आर प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व, देयर आर स्टूडियोज इन्वॉल्व, बहुत कुछ है, तो आप बोल देते तो मैं नहीं करता। बट ठीक है, वो भी अब मैं ये साइड पे हूँ तो मुझे समझ में आता है जब कोई न्यूज़ लीक हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है प्रोडक्शन पे, प्रोजेक्ट पे। राइट। उस टाइम पे जो मेरा काम था वो मेरे सही बात है। हाँ। बट सर वो एक सच में वो एक गोल्डन एरा था। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी फील होता है कि उस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़, उस तरह की खबरें आज हमारे अखबारों में नहीं है, कहीं नहीं बिल्कुल है। नहीं है। मैं अभी भी पेपर पढ़ता हूँ और आप देखते हो कि बहुत कुछ, बहुत फीचर कोई न्यूज़ भी हम उसको कहते हैं न्यूज़पेपर, इस न्यूज़ है ही नहीं, वो है ही नहीं है। मतलब मैं अपने स्ट्रीम की बात करूंगा, एंटरटेनमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम और पॉलिटिकल न्यूज़ या क्राइम। नहीं, हम वो बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो नहीं मज़ा आता है। सही है सर। ठीक है सर, कास्टिंग करते वक्त सर क्या वो पहला प्रोजेक्ट था जो लगा कि हाँ ये इसने मुझे सही में नाम दे दिया, पहचान दे दी, अब कुणाल एम शाह हर कोई जानने लगा, अब भी यहाँ पे? यार अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट एक फिल्म जो करके मुझे बहुत मज़ा आया था वो थी लाल रंग। अच्छा। हाँ, उसको डायरेक्ट की थी मेरे एक दोस्त है सैयद अहमद अफ्तार, उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म की थी यंगिस्तान, जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। जी। बहुत अच्छी कास्टिंग थी वो भी, मेरी इनिशियल फिल्म में से है वो। बट लाल रंग की कास्टिंग करके बहुत मज़ा आया था और लगा था कि यार इस फिल्म से वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं, और हालांकि वो अभी इट्स सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, अभी लाल रंग 2 भी हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट भी आएगी। बट तो बहुत मेहनत की थी उस फिल्म में, मैंने, अफजाल ने, हमने सब ने, मेरी टीम ने, कहाँ से हम एक्टर ढूंढ के लाए थे, कैसे कैसे ढूंढे थे हमको पता है। और आज लोग उसकी बात करते हैं और उसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ड्रैकुला और बाबा और जो भी उस फिल्म में थे, तो और वो लोग बहुत काम भी कर रहे हैं। बट उस टाइम पे उस फिल्म ने वो नहीं किया जो मुझे लगा कि होगा मेरे साथ। होगा। हाँ सर अभी भी खोज जारी है। हाँ। तो जब मैं जर्नलिज्म से कास्टिंग डायरेक्टर बना तो मुझे लगा कि यार मैं तो ये 20-25 डायरेक्टर तो मेरे खास दोस्त है, इतनी फिल्में तो मुझे मिल जाएगी, और ये 4-5-7 प्रोड्यूसर तो जिनके हाथ में रोज़ उठता बैठता खाता पीता मुझे मिल जाएगी। उनमें से किसी ने काम नहीं दिया। ओह, एक भी आदमी ने काम नहीं दिया जो खास दोस्त हुआ करते थे उस समय। हाँ, जिनके हाथ में दिन भर पार्टियाँ करता था, उनकी न्यूज़ करता था, उनकी हर पार्टियों में रहता था, उनके हर आउटडोर शेड्यूल पे रहता था, तो उनमें से किसी ने काम नहीं दिया। ओके। काम जितना मिला वो बार एक विक्रम भट्ट वाज द वन हु मेड मी ए कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ, वो उनकी पर्सनालिटी अलग है। वो जो मुझे लगता है कि अगर वो उन्होंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, बस वो मेरे गॉड, उन्होंने ही मुझे बोला कि आपको कास्टिंग बनना चाहिए, आपको ये करना है, आपको वो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे बहुत काम दिया स्टार्टिंग में, मेरी इनिशियल 10-12-15 फिल्में उनकी थी, बट उनको छोड़कर किसी ने काम नहीं किया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। धीरे करके अब आफ्टर 10 years आई फील के आई मीन ए मच बेटर स्पेस, अब समझ आने लगा है, अब काम करने का मज़ा आने लगा है, अब हर छोटे पार्ट में भी एक अच्छे एक्टर को डिस्कवर करके कास्ट करने में मज़ा आने लगा। सर एक चीज़ है ना कि कास्टिंग को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं आज के दौर में। अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। जैसे एक एक्टर है स्टैब्लिश, वो कहता है कि कास्टिंग जो है आजकल एक ऐसा गेम हो गया जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एक्टर्स को नहीं दी जाती। सर उस मैथ्स को समझाइए ना, क्या ज़रूरी हो है, क्यों इन्फ्लुएंसर्स या कोई ऐसा जो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है रेदर देन एक जो एक्टर है जो मंजा हुआ है, कई सालों से इंडस्ट्री में है, उसको अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती। मैं ये नहीं मानता टू बी ऑनेस्ट। ओके। ऐसा एक बीच में एक फेज था जहाँ पे लोगों को लगा, मतलब स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो डिसीजन मेकर्स है उनको लगा कि इन लोगों को कास्ट करने से लोग देखने आएंगे क्योंकि इनके इतने फॉलोअर्स हैं, जो एक्चुअली हुआ नहीं हुआ। हाँ, एक्सेप्ट 1 या 2 लोगों को छोड़ के, भुवन बाम फॉर एग्जांपल, वो जिसकी सीरीज बहुत अच्छी थी, हाँ बिल्कुल, ताज़ा खबर, ऐसे 1-2 को छोड़ के वो हुआ नहीं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू।
ये वहाँ पे सच होगा जहाँ पे आई थिंक दे वांट टू प्रमोट ए ब्रांड, जो ब्रांडेड कंटेंट आता है आजकल यूट्यूब पे या शॉर्ट फिल्मों में, या उसको बेस को लेके जो सीरीज़ बनाई जाती है, ब्रांडेड कंटेंट सीरीज़ बनती है आजकल बहुत। हाँ, तो उसमें आई थिंक बिकॉज वो ब्रांड को रखता है कि बिकॉज द कॉल्स आर टेकन बाय द ब्रांड्स, नॉट बाय द प्रोड्यूसर्स और द पीपल हु आर रनिंग द प्लेटफॉर्म्स। उनको ऐसा लगता है कि इसको अगर हमने XYZ को लिया और ही और शी के 5 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर है, तो उसको उससे इनको इतने व्यूज़ मिलेंगे। बट ये ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। और ज़्यादातर अगर आप देखो इन्फ्लुएंसर को ली हुई सीरीज़ या जो भी फिल्में हो, मैं उनको पार्ट है वो चली नहीं है, या उसे कोई अलग कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आई थिंक म्यूज़िक वीडियोज़ इज़ वन थिंग जहाँ पे आज भी वो लोग चाहते हैं कि जिनके बहुत कोई फेमस हाँ फेस वो ले लो के क्योंकि उसको व्यूज़ मिलते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर रेवेन्यू वहाँ यूट्यूब से जनरेट होता है, राइट, पर व्यू आपको रेवेन्यू मिलता है। तो आई थिंक वहाँ पे ये सब होता होगा, बट आई डोंट थिंक हमारी जो कास्टिंग पर से फिल्म हो या कोई लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ हो कि उसमें लोग बोलते हो कि इसको ले लो तो फ़ायदा हो जाएगा या इतने सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट थिंक होता है। वो चीज़ें वर्क नहीं करते। बट सर अगर कोई एक्टर है जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इतना वो एक्टिव नहीं है, उसको सिर्फ अपना क्राफ्ट पसंद है, वो अपने काम में करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आज वो इंस्टाग्राम यूज़ करे और ये सारी चीज़ें कंपलसरी है? 100% ज़रूरी, कंपलसरी। मैं ये बहुत सारी, बिकॉज मैं बहुत सारे एक्टर्स को मिलता हूँ रेगुलर बेसिस और अपनी वर्कशॉप भी करता हूँ। मैं एक्टर्स को बोलता हूँ कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, बहुत यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज जब हमने इंडस्ट्री में शुरू किया था, हालांकि मैं कभी एक्टर नहीं था, बट आई एम सेइंग कि तब एक्टर फोटोज़ लेके लोगों के ऑफिस में घूमते थे लेट 90s में, अर्ली 2000 में। सही बात है। और तब इतना ये सब था नहीं, सोशल मीडिया तभी था ही नहीं। सही बात है। और जैसे फॉर एग्जांपल राम गोपाल वर्मा की ऑफिस थी यहाँ पे 4 बंगलोज में, उसके बाहर भीड़ खड़ी होती थी एक्टर्स की, जो फ़ोटोज़ लेके उसका एक डब्बा होता था उसमें डालते थे और वेट करते थे कब वो उनका आदमी आके फ़ोटो निकालेगा और RGV सर को दिखाएगा और वो कास्ट होंगे। तो आज आपके पास इंस्टाग्राम है जिसमें कोई भी आके आपको देखते समय, अगर किसी के इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, मैं उसको उसलिए आता हूँ कि मैं उस एक्टर को डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट लुक्स में देख सकूँ कि आप, क्योंकि आज आप और मैं और हम सब इंस्टाग्राम पे अपनी पूरी लाइफ डालते हैं। आप देखो एक्टर्स जिम में आते डालते हैं, फिल्म देखने जाते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे, डिनर करने जाते थे तो डालते, वेकेशन पे जाते तो, शादी में जाते तो डालते, तो हर तरह के लुक में आपके फ़ोटोज़ है, आपके लुक है। तो सर वो ईजी कर देता है, तो ईजी कर देता है कि मैं अगर मैं किसी को, अगर XYZ मेरे असिस्टेंट ने बोला कि यार ये एक्टर है विकी फॉर एग्जांपल, तो इसको कास्ट करते, बट मैंने बोला यार इसका मैंने ये काम देखा मेरे समझ में, तो मैं उसके इंस्टाग्राम पे जाके देखूंगा कि हाँ यार ये तो इंडियन लुक में भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, हाँ ये तो मतलब हॉर्स राइडिंग भी कर सकता है यार, इसमें तो वीडियो ली उसने, ये एक्शन भी कर सकता है, जो भी आपकी क्वालिटीज है आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हो। सही बात है। बट आप देखो आजकल उसका इंस्टाग्राम का कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है उस तरह से। आप आपके पहले जो 4 5 6 फोटो होते हैं उसको आप अपने सबसे पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना। अच्छा, आप एक्टर हो, आपका काम है आपकी शक्ल दिखाना, आपकी शक्ल, आपकी एक्टिंग दिखाना। आप परफॉर्मेंस वीडियो डालो, आप अपना सबसे अच्छा लुक डालो। आप इंस्टाग्राम में देखोगे इनके लुक यहाँ होंगे वहाँ होंगे, कुछ अजीब ही, एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ। हाँ, और उससे आपको फ़ायदा ही होगा। राइट। It is people go to your Instagram to see you, not to see your followers. और आप एक्टिव रहोगे तो आपके फॉलोअर्स होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? सर आपके एथिक्स क्या है? तो जब आप कास्टिंग में आए तो आपने क्या अपने लिए सेट किया कि ये सारी चीज़ें या कुछ कमियां डेफिनेटली आपने उस प्रोफेशन में देखी होगी, या आपको लगा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ये बेटरमेंट की तरफ जाएगा, तो आपने कुछ रूल्स बनाए? यार जब मैं आया था 10-12 साल, तब कास्टिंग इतना कॉमन नहीं था। तब मुकेश या 1-2 लोग को छोड़ के और कोई कास्टिंग करते भी नहीं थे। जी। तो धीरे धीरे अब तो काफ़ी प्रोफेशनल हो गया, बट जब मैं आया तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी यार। धीरे धीरे समझ में आया। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने इनिशियल काम किए हैं, आज मैं वो काम मैं खुद भी नहीं ले सकता कि मैंने इतना ख़राब काम किया है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे आज भी काम मिल रहा है। अच्छा, उस काम के बावजूद अगर कोई वो काम देख ले और मुझे आज कोई भी मुझे काम नहीं देगा। अच्छा, तो आई डोंट थिंक आई हैड द नो हाउ एंड देयर वाज नो प्रोफेशनलिज्म, देयर वाज नो सिस्टम टू इट। कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है तो हमारा असिस्टेंट कर लेते, तो हम कर लेते। बहुत सारे जो मेरे दोस्त उनके कहते भाई तो हम ही कर लेते, सबको तो हम जानते, सब तो आते रहते ऑफिस में। सही बात है। तो ऐसे ही चलता था।
अब क्या है कि धीरे धीरे बिकॉज आपकी 4-5 ऐसी फिल्में हैं जिसमें लोग डिस्कवर हुए, और लाइक मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था एक फिल्म थी मद्रास कैफ़े, तो जोगी मलंग जी ने कहा, मैंने देखा कि यार ये तो माइंड ब्लोइंग है यार, कि ऐसा काम करना है मेरे को, यू नो, हाँ, इस तरह की कास्टिंग, इस इस तरह तरह के की इस एक्टर्स। तरह के चेहरे, इस तरह इतने जो रियल लगे, इतने रियल कि आप बिलीव कर रहे हो यार ये श्रीलंकन है, ये यहाँ का है, ये एक्चुअली यू नो इट्स आई मीन आई थिंक फॉर मी इट वाज द बेस्ट कास्टिंग एवर, मैड्रास के मैटर यार, ओह नाइस। मद्रास कैफे, एंड वहाँ से यू नो धीरे धीरे समझ में आया, और अब लाइक आई सेड कि अब ऐसा लग रहा है कि अब आई फाउंड द राइट। ओके सर, कभी जैसा ही होता है ना कि आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई कहानी आती है आपके पास, आप देखते हो, आपको लगता है मेरा ये इस रोल के लिए ये किरदार जाएगा, बट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर उनकी भी एक चॉइस आती होगी, मैं ऐसा समझ पाता Of course. हूँ, नहीं आती है तो प्लीज़ बताइएगा कि अगर उनकी चॉइस आती है तो फिर उस समय क्या क्लैशेस होते हैं और आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, फिर अल्टीमेट क्या रिजल्ट निकलता है, अगर आप समझा सकें। सी इसमें सिंपल होता है, हमेशा होता है, मतलब होता है हर प्रोजेक्ट में होता है। ओके देखो क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि द डायरेक्टर इज ऑलवेज राइट, बिकॉज मैं तो अभी आया हूँ इस फिल्म पे, और मैंने अभी एक बार पढ़ी है उसको। वो डायरेक्टर शायद इस कहानी को 1 साल 2 साल पता नहीं कितने साल से जी रहा है, वो इस फिल्म को 10 बार विजिट कर चुका है अपने माइंड में, और वो सारे कैरेक्टर उसके दिमाग में क्लियर है। उसको पता है कि मुझे ये वाला आदमी ऐसा दिखेगा, ये वाली लड़की ऐसे दिखेगी, ये वाला बाप ऐसे दिखेगा, उसको पता है। उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता हूँ, या अपना माइंड डालता हूँ, और मैं उनको चेहरे दिखाता हूँ कि ये है, ये है, ये है। अच्छा। और कभी कभी वो बहुत ही वर्क करता है, वो बोलता है कि हाँ यार ये मैंने सोचा नहीं था, इससे बात करते हैं। ओके और कभी कभी वो मुझे कन्विंस करते हैं कि यार इसको छोड़ के कोई कर ही नहीं सकता है। ओके तो वो एक चीज़ें डिबेट होती होता है, और बहुत बार हेल्दी डिबेट भी होता है, बहुत बार हीटेड डिबेट भी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन कैसा है उस डायरेक्टर के साथ। सर इफ़ यू अलाउ कि अगर आप किसी रोल के बारे में बता सके कोई एग्जांपल के साथ कि ये इस रोल के लिए ये ऐसी चीज़ें थी, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको अलाउ होती हो। हाँ ऑफ कोर्स जैसे यंगिस्तान के टाइम पे हुआ था, अच्छा। जो फारूक शेख साहब का रोल था, हाँ उसमें काफ़ी डायरेक्टर के दिमाग में कोई और था, अच्छा। और बहुत कन्विंस थे उससे, बट जब और फारूक शेख साहब तब बहुत कम काम करते थे। आई थिंक इट लास्ट फिल्म ये पास द वेचस, उसकी शूटिंग ख़त्म करके 3 या 4 दिन के बाद ही पास द वे। बट जब मैंने अफजाल सैयद अहमद अफजाल के डायरेक्टर अफजाल को बोला मैंने कि हम एक बार मिल लेते हैं, देयर इज नो हार्म इन मीटिंग। सही बात है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑडिशनिंग, यू कांट ऑडिशन फारूक शेख साहब, बट तो वो बोले हाँ चलो मिलते हैं, व्हाई नॉट, मतलब सच आइकॉनिक एक्टर, और हम यहाँ रहते हैं वो लोखंडवाला में, हम उनके घर गए थे, और बस वो मीटिंग में ही निकलते उन्होंने बोला यार करेक्ट इनको ले लेते। अच्छा अच्छा, इस तरह माइंड चेंज हुआ। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग ऑडिशन करते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन होता है कि नहीं यार फिर भी वो बेटर है, तो मैं उनको बोलता एक बार मिल लो, नो हम एक 10 मिनट मिलना ही तो आपको, डायरेक्टर को बोलता या प्रोड्यूसर को, जो भी शो रनर, जैसे अगर वेब सीरीज हो तो, और वो मिलते हैं तो कभी कभी वो माइंड चेंज, या कभी कभी बोलते हैं यार अच्छा एक्टर, बट नहीं इसके आज भी वो आदमी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ जी, जो हरमन बावेजा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर बैठा था एक कैरेक्टर के लिए, मैं उसमें एक फौजिया कैरेक्टर है। अच्छा हाँ, तो मैंने बहुत स्ट्रांगली कैरेक्टर को बोला इसको लेते हैं, तो लास्ट में उन्होंने बोला हाँ ठीक है चल मिल लेते हैं, ठीक है बात कर लो मिल लेते हैं, लेकिन निकल टाइम बोला यार लेकिन लेते उसी को है। तो आधा घंटा मेरा ऐसे ही था, तो जिस वजह से यहाँ भी आने लेट हो गया क्योंकि हमारा इतना डिबेट चल रहा था 2-3 कैरेक्टर को लेके। जी जी, तो ऐसा होता है कभी, बट सी अल्टीमेटली इट इज़ द डायरेक्टर्स विजन। उसको मुझे तो कास्ट करके अपने घर जाके सो जाना है, इनको सेट पे जाना है, उसके साथ टाइम बिताना, उसका काम निकालवाना, उसको ही वांट्स टू सी द कैरेक्टर कम अलाइव ऑन द स्क्रीन, राइट। सो इट्स ऑलवेज टू गो। तो आप ये कि डायरेक्टर आप अपना पूरा 100% देता हूँ मैं, अगर मुझे वो एक्टर पे बिलीव है तो। हाँ, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो चेंज हुआ है, जैसे अक्षय ओबरॉय था लाल रंग में, उसमें भी द डायरेक्टर वाज नॉट कन्विंस, बिकॉज जो कैरेक्टर था वो एक चपरासी का बेटा है, करनाल के एक छोटे से हरियाणा में बेस, तो बोले यार ये बहुत ही गुड लुकिंग है, तो कैसे ये हो। तो हमने 2 सीन शूट किए वहाँ पे आराम नगर में ही, एक नॉर्मल जो कैमरा लेके 2 सीन थे सिर्फ में से निकाल के,
और सीरी में देखा मेरी ऑफिस में और डन। तो कभी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, जस्ट इट डिपेंड्स हाउ मच यू बिलीव इन द एक्टर, कि अगर आपको लगता है कि यार ये 100% करेक्ट है तो करेक्ट है। सही बात कह रहे हैं। अब एंड ऑफ द डे डायरेक्टर ही है ना। एक जब आप बहुत बार मैं जब हम पढ़ते हैं स्क्रिप्ट और जो पहला नाम दिमाग में आता है ना 99% वो करेक्ट होता है। यही मैं समझना चाहता था सर, ये जो मतलब मेरा प्रोसेस है, अगर आप Okay. मेरे सोशल मीडिया पे देखो कि रोज एक कॉफ़ी का फोटो होगा, हाँ। वो मेरा सुबह पढ़ने का टाइम है। मैं मेरे घर के वहाँ कॉफ़ी शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ रोज़, या जब भी स्क्रिप्ट पढ़नी हो तो, और पढ़ते टाइम अपने नोट्स बनाता हूँ। जब जो अभी मेरे दिमाग में आता है पहला कि यार ये पढ़ के मुझे के.आर. आडवाणी याद आई, इसमें शाहरुख खान याद आया, इसमें सलमान खान, जो भी XYZ, आई डोंट नीड टू कास्ट देम, देयर आर टू बी, यस यस, आई एम सेइंग कि तो वो जो नाम आते हैं कैरेक्टर्स के वो मैं लिख लेता हूँ और उस जोन के एक्टर के ऑप्शन निकालता हूँ। और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बैक एंड फोर्थ करते हैं, अच्छा ठीक है कि हम लोग ये ठीक है बट इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई, बट घूम फिर के वहीं आता है। सर एक टर्म है नेपोटिज्म, मैं इसलिए क्योंकि आप सामने बैठे हैं, मैं वैसे बात करना पसंद नहीं करता, बट ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है और ये बार बार आरोप लगता है कि इन्हें प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। इस देर सर आप समझ पाते हैं क्या सच में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का प्रेशर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब आई एम नॉट ए फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, बट मुझे लगता है कि यार अगर मेरा बेटा है और अगर मेरा कास्टिंग मिजा अच्छा है, तभी जब वो बड़ा अभी तो 10 साल का है, मेरी बेटी 15 साल की, बट वो बड़े होते और वो अगर मेरी कास्टिंग कंपनी चला जाते, आई बी मोर देन हैप्पी, आई बी हैप्पी कि मेरा लेगेसी आगे बढ़ेगा, मेरा जो बिजनेस जो इसमें इतने साल से मेहनत करके मैंने, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। माय फादर वाज ए स्टॉक ब्रोकर, ही वाज इन शेयर मार्केट, ही वांटेड मी टू बी इन शेयर मार्केट। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं किया, बट मैं उनके गया बहुत बार, वो मैं इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं नहीं कर पाया, बट वो तो चाहते थे कि मैं करूँ। उनके दिमाग में यही था कि अपना ग्रेजुएशन खत्म करेगा और आके सही बात बिजनेस करेगा, बट मैं नहीं कर पाया। आई वेंट बट आई कुडंट डू इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो आई डोंट सी एनीथिंग ऑल्सो कि जो भी स्टार सन या स्टार डॉटर है वो भी तो उसी माहौल में बड़े हुए हैं ना, वो भी तो रोज़ यही देख रहे हैं, वो भी तो वही सीख रहे हैं। सही बात है। तो जब मंसूर अली खान पटौड़ी का बेटा सैफ अली खान तो पहले वो चाहता क्रिकेटर ही बने ना, वो भी तो क्रिकेटर बनना था, बाद में उन्होंने शिफ्ट किया मॉम की तरफ। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट कि इसमें कुछ गलत नहीं, और उससे फ़ायदा ही होता है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम इसलिए सोचते हैं XYZ के बेटे के, बिकॉज उसमें मीडिया इन्वॉल्व होता है। उसमें अगर एक आपकी नई पिक्चर है जिसमें नया लड़का है, नई लड़की है और इंडस्ट्री के है, तो उस पर इतने आईबॉल्स भी मिलते हैं ना, उसमें इतनी मीडिया भी मिलती है, इसमें लोगों को भी तो प्रमोशन करने में इतनी हेल्प होती है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर वो डिजर्विंग है और वो उस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, व्हाई नॉट? राइट। हाँ, क्योंकि एक चीज़ ये है ना कि मौके तो डेफिनेटली उनका आना भी तय है, उन्हें मौके भी मिले, बट वो जो बार बार मौके दिए जाते हैं, ये एक जो क्वेश्चन मार्क है, यह एक सवाल पूछा जाता है टैलेंट की तरफ से, नए जो भी आते हैं, कि इन्हें मौके ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली हमारे, वो चीज़ पे वो हाँ डेफिनेटली मिलता है, बिकॉज वो लाइक आई सेड कि वो इंडस्ट्री के यार इंडस्ट्री किड्स होती ना, हम स्टार किड्स बोलते हैं कि XYZ के बेटे या बेटी है या जो भी है, बट वो इंडस्ट्री तो वो उनके फादर होंगे या मदर, जो भी इंडस्ट्री में वो लोगों को जानती होगी, तो व्हाई नॉट? उन्होंने भी तो बहुत काम किए होंगे पहले, राइट, जो इंडस्ट्री के लिए, तो उनके भी अपने रिलेशंस है। अगर इफ़ फॉर एग्जांपल माय सन और योर सन वांट्स टू बी ए केमिकल इंजीनियर या वांट्स टू बी ए स्टॉक ब्रोकर, तो भले हम इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं मेरे कोई केमिकल इंजीनियरिंग जितने दोस्त उनको फ़ोन करूँगा ना, वो भी तो नेपोटिज्म ही है ना, कि यार मेरे बेटे को रख लो यार थोड़े टाइम, इंटर्न बना लो या व्हाटएवर, हम करते ही है ना। जाहिर है, हर फादर यही करता है। हाँ, हर कोई, मेरे भाई की बेटी को जर्नलिस्ट बनना है, तो उसने फ़ोन किया और मैंने उसको कहीं पे इंटर्नशिप के लिए वो कर रही कहीं पे जॉब, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट, आई रियली डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। अगर वो टैलेंटेड है और डिजर्विंग है तो ऑडियंस विल एक्सेप्ट देम। हर स्टार सन तो स्टार नहीं बना ना। ओके, अच्छा, कोई अगर एक नया टैलेंट जो बनारस में या बिहार के किसी छोटे से गांव में एक्टर बनना चाहता है, मुंबई आकर अपना सपना पूरा करना चाहता है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीके करे कि वो कुणाल एम शाह या किसी भी कास्टिंग के पास पहुँचे और उसे किसी तरह की
किसी जो फेक या किसी उसमें जालसाजी में ना फंसे और सही जगह पे पहुंचे, क्या पूरा तरीका होना चाहिए अगर आप आजकल तो अवेयरनेस बहुत सिंपल हो गई है। आई थिंक ये आज लोग फंसते हैं, मुझे पता है। अभी भी मुझे 2 दिन पहले भी कोई बता था, किसी ने ऐसे कुछ पैसे वैसे दे दिए ये वो, या अभी मैंने, अगर मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे आप, 10 दिन पहले एक पोस्ट डाला है जो मेरे नाम से लोगों को मैसेज करके पैसे मांग रहा था। अच्छा, हाँ, ओके, कि मैं कुणाल एम शाह की कंपनी में काम करता हूँ, उसका नाम नंबर के साथ मैंने अपने सोशल मीडिया पे, मेरे ऑफिशियल पेज पे। तो ये तो होते ही रहता है, बट आई थिंक एकदम सिंपल हो गया। अगर आपको टॉप 5, 7, 10 कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढना है, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, आप गूगल कर लो, ठीक है। उनके सबके सोशल मीडिया पेजेस से ईमेल आईडीज हर जगह पे अवेलेबल है, इनके फ़ोन नंबर भी सब जगह पे अवेलेबल है। आपको उनको रीच आउट करना, आपको जैसे थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है बस, कि आप गूगल कर लो, आप उनके सोशल मीडिया पेज पे चलो, हर आदमी, मुकेश हो, कुणाल हो, पराग मेहता हो, कविश सिन्हा हो, जो भी जितने अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है, जोगी मलांग हो, वो सबके सोशल मीडिया पेजेस पे ईमेल आईडीज़ है, फ़ोन नंबर्स है, कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, प्रॉपर ऑडिशन होता है। मेरे ऑफिस में 12 से 1 बजे का वॉकिंग टाइम है रोज़, मंडे टू सैटरडे लोग आके मिल सकते हैं पूरी टीम को कभी भी। ओके, तो ये प्रोसेस है। मैं आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा बदनाम हूँ, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन जिसने दरवाज़ा बंद करके नो एंट्री का बोर्ड लगाना शुरू किया था ओके, मेरी ऑफिस में। तो मुझे लोग ज़्यादा गाली देते, क्योंकि क्या है ना, जब कोविड के टाइम पे समझ में आ गया कि ये बाहर 50 लोगों को खड़े रहने से कुछ होता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों का टाइम वेस्ट करना, सबका टाइम वेस्ट, और वही लोग आते हैं। हाँ, अगर आप 2 दिन या 3 दिन आराम लगा रोज़ जाओ, आपको वही चेहरे दिखने वाले। इट इज़ द सेम थिंग, आपको शायद 5% अलग आदमी आएगा, अच्छा, बाकी सब वही है, और वही आके रोज़ मिलने आपको। ओके, तो इसलिए मैंने ईमेल आईडी लगाना शुरू कर दिया बाहर, कि आप ईमेल आईडी कर दो, और स्कैनर लगाना शुरू कर दिया कि आप अपना प्रोफाइल इस नंबर पर भेज दो। और जो मेरा इंटरनल सिस्टम है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसको मैंने बेटर कर दिया। ओके, कि जितने लोग आते हैं या मेल आते हैं उसको डाउनलोड कर दो, उनको एज वाइज और लुक वाइज और लैंग्वेज वाइज डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके, तो वो ईजी है कि भाई कुणाल शाह है तो गुजराती बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है, मराठी बोल लेता है, तो लैंग्वेज में डाल दो, ये 40 से 50 साल के बीच में का आदमी है, इसको यहाँ डाल दो, इसकी एक फ़ोटो प्रेजेंटेशन में डाल दो, जो हमारे एज वाइज प्रेजेंटेशन है, फ़ोटो का फोल्डर है, जो आप देख रहे हो, खोल के देख लो, क्लिक कर दो, सब आ गया। नाइस। तो सर ये मतलब जैसे मैं कहा कि वो प्रोसेस क्या होता, जैसे कि कोई अपने वीडियो या प्रोफाइल या सारी चीज़ें करके ये सारा इकट्ठा, हाँ, ईमेल पे आता ना हमको ऑन डेली बेसिस कि जो रेगुलर डाटा वो तो आता ही है, लोग ईमेल करते थे आपको, और जो रिक्वायरमेंट हम डालते हैं कि आज हम सेम फिल्म कर रहे हैं जो बिहार में सेट है, अच्छा, हमको एक्टर्स चाहिए जो बिहारी टोन में बात कर सके, या जैसे मैंने सीरीज की थी ब्राउन, जो अभी रिलीज हुई ZEE5 पे, करिश्मा कपूर वाली, तो उसके कम से कम 50-52 दिन हमने कलकत्ता में शूट किया था, कोलकाता में, तो वहाँ पे कास्टिंग की थी। तो उस टाइम पे हमने बहुत रिक्वायरमेंट डाल दी कि उसका जो पोर्शन बॉम्बे में शूट था, जो इंडोर पोर्शन था जहाँ पे बंगाली एक्टर्स थे, तो हमने बॉम्बे में डाल दी, पीपल हु कैन स्पीक बंगाली, अच्छा, वहाँ पे डाली थी। तो वहाँ के एक्टर, वहाँ पे जो टीम जाके ऑडिशन करती, तो वो इफ़ यू फॉलो ऑल दिस पीपल, जो 8-10 इंपॉर्टेंट पीपल है कास्टिंग में, उनको आप अगर फॉलो करो तो आपको इजीली, इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। हाँ सर, और पैसे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते, पैसे कभी नहीं होते, अगर जो आदमी आपको काम दे रहा है वो पैसा देगा, लेगा कभी नहीं। हाँ, तो ये एक चीज़ जो है, ये बिग नो है हर किसी के लिए। अगर आपको काम के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे देने नहीं है, देने कहीं भी नहीं है। ओके सर, अनलेस बहुत बड़ा दिलदार आदमी बोले ले लो पैसा ऐसे कोई मिलते नहीं है। जी, जाहिर है। ठीक है सर, आपके प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, जैसे अभी आपने ब्राउन का जिक्र किया, करिश्मा कपूर, इतने टाइम के बाद जब हम देखते हैं स्क्रीन पर, उनके क्या थॉट था, क्या माइंड था करिश्मा को लाकर, और उस पूरे इसमें क्या प्रोसेस था, अगर बताया, क्या किस तरह से उन्हें कन्विंस किया इस प्रोजेक्ट के? शी वाज नॉट कन्विंस स्टार्टिंग में, नहीं, उनको नहीं करना था, अच्छा, फॉर व्हाट एवर रीज़न। मेन उनका एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि उनको बहुत लंबे समय के लिए आउट ऑफ बॉम्बे नहीं जाना था, उनके अपने पर्सनल रीज़न से, जो उनके बच्चे थे, उनके फैमिली में कुछ इश्यूज थे, जो भी था, तो उनको नहीं जाना था। और एक बार उनका नाम जब हमारी इंटरनल मीटिंग्स में डिस्कस हुआ था, एंड एवरीबडी वाज वेरी कीन कि वी वांट करिश्मा। जब बिफोर करिश्मा वी हैड डिस्कस, बहुत सारे नाम हमने डिस्कस किए थे और सोचे थे, और लेकिन एक बार जब उनसे बात की तो मैंने उनको मैसेज किया था, और उन्होंने बोला था ऐसी है व्हाटएवर। और अभिनय सर वाज आल्सो वेरी, अभिनय देव वाज द डायरेक्टर, वो भी कन्विंस है। और आशिमा हमारी जो सीरीज़ की प्रोड्यूसर थी, तो
शी ऑल्सो वेरी कन्विंस, वी ऑल वेरी कन्विंस। तो हमने उनको बहुत चेस किया, 2-2.5-3 महीने चेस किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो आके एक बार मिल के गए, उन्होंने हाँ बोला, फिर ना बोला, फिर हाँ बोला, ये बहुत टाइम चला। आई थिंक उन्होंने भी ये सब बोला है जी। उनके इंटरव्यूज़ में, बट अल्टीमेटली हो गया वो। और क्योंकि कैरेक्टर का नाम था रीटा ब्राउन, एक एंग्लो इंडियन है जो कोलकाता में रहती है। कोलकाता में एंग्लो इंडियन से काफ़ी, सो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इट मैच्ड। करिश्मा पे ही ले जा रहे थे। हाँ, हर कोई कन्विंस था। हर कोई। ओके, टीम में। रितिका थी हमारी शो पे प्रोड्यूसर, आशिमा थी हमारी जी से जो प्रोड्यूसर मेन, अभिनय सर, बाकी टीम, सब लोग, वी ऑल कन्विंस। और वो हो गया थैंकफुली, बिकॉज मैं जानता था उनको अच्छे से। तो वो मेरे जर्नलिज्म के टाइम से बिकॉज कनेक्ट था, और मैंने डेंजर से मेरी पहली फिल्म में भी वो थी, तो एक कनेक्शन था। हाँ, और हालांकि मैं टच में नहीं था उनसे, साल में एक आध बार हैप्पी बर्थडे या वो जो होता है, या जी प्रेजेंटरीज, बस वही था। बट थैंकफुली वो हो गया। और अमेजिंग सीरीज है। अमेजिंग चीज़, बहुत अच्छा काम भी हुआ, बहुत अच्छी कास्टिंग भी हुई, और होपफुली सीजन 2 भी बने अब। हाँ बिल्कुल बने। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो सबका सब इंतज़ार कर रहे हैं, आपके थ्रू हुआ है। हाँ, मातृभूमि। हाँ जी, है ना, उसकी बातचीत के बिना ये पॉडकास्ट अधूरा ही रहेगा। राइट। कैसा वो, अगर उसकी बात की जाए तो कैसे आया सलमान खान का वो प्रोजेक्ट? क्या एक्साइटमेंट थी, किस तरह से पूरी चीज़ें? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट सलमान सर का, जो मैं पहले उनकी वो फिल्म कर रहा था जो डायरेक्ट कर रहे थे सतीश कौशिक जी, पर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो वो फिल्म बन नहीं पाई। ओके। वो शेरा के बेटे को लॉन्च कर रहे थे हम, सलमान भाई की न्यूज़ आई थी। राइट। हाँ, तो वो इनफैक्ट उसके जब सतीश जी की डेथ हुई, उसके नेक्स्ट डे वो उसकी रेकी भी जाने वाले थे भोपाल। तो और सब कुछ हो गया था उस फिल्म में, हमारे लोग टेस्ट हो गए थे, अब अनफॉर्चुनेटली फॉर राइट, वो तो पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो वो फिल्म नहीं, और एक फिल्म भी हम सलमान सर के काफ़ी मीटिंग हुई, तो हम करने वाले थे, जो प्रोड्यूस करने वाले थे, वो भी फिर वो उस टाइम पे फिर वो फिल्में बंद कर दी, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन आफ्टर सतीश जी डेथ। और काफ़ी काम भी किया था, लाइक आई सेड। और तो उस टाइम पे काफ़ी इंटरेक्ट किया था, तब हमारी काफ़ी मीटिंग्स किसी का भाई किसी की जान के सेट पे होती थी। तो बहुत मज़ा आता है सलमान सर के काम करके, और बहुत, मैं क्या बोलूँ, इतना बड़ा आदमी है वो, मैं बहुत छोटा हूँ उनके आगे, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझ पर इतना फेथ रखा। और जैसे ही ये मातृभूमि का सब क्लियरेंस हुआ, और तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अपूर्वा राखिया एंड द डायरेक्टर, एंड आई मेट हिम, एंड बस फिल्म हो गई, रेडी हो गई ये फिल्म। हाँ, वो वेरी सून इट विल कम आउट। क्योंकि सर इस एज में अपना उनका हर टाइम कीमती है, किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे है ना, तो वो बहुत डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। इसलिए मैं समझना चाहता कि वो कितना इजी था यार। नहीं, वो सी उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट मैं उनको काफ़ी बार मिल चुका हूँ फिल्म के, बट वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ऐसे नहीं होते, और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर वो सब नहीं करते। ऑफ कोर्स ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट ये नहीं कि आप इसको कास्ट करो, इसको कास्ट, जो लोग बोलते हैं उनके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि मैं 2-3 फिल्म अब कर चुका हूँ उनके साथ जी। हालांकि एक फिल्म नहीं बनी, बट अभी मैं उनका दूसरी फिल्म भी कर रहा हूँ जो भी सेट पे है। तो वो बिल्कुल हाँ, मतलब वो से पूछ लेते हो कौन है, अच्छा उसमें उसको भी कर सकते थे, ऐसा कभी ऐसे अच्छा एक आइडिया दे देते हैं। हाँ, कि यार ये रोल में शरद सक्सेना हो सकते हैं, यार ये इसमें कुमुद जी हो सकते हैं, ऐसे। अच्छा हाँ, ऐसे उनका एक ऐसा कोई एक ओपिनियन होता है, बट ओपिनियन या नॉट ओपिनियन, सजेशन होता है कभी, बट कोई ऐसा कोई कि इसको लो या इसको लेना ही पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं। मतलब इतना जितना मैंने काम किया है तो कभी नहीं। इनफैक्ट ये जो नई फिल्म हम कर रहे हैं उसमें मेरी एक भी मीटिंग नहीं हुई सलमान सर के साथ। ओके। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं, मैं इनफैक्ट मिला ही नहीं हूँ। सिर्फ मुझे प्रोडक्शन की तरफ से कॉल आया, मुझे पता भी नहीं था सलमान सर की फिल्म है, जब मैं मिलने गया जी। और मुझे बोला कि यार ये डायरेक्टर है वंशी पड़पली, और बहुत बड़े डायरेक्टर है, और ये फिल्म है, और सलमान सर कर रहे हैं। तो मैंने वाह वेरी गुड कैसे, और तो मैं मिला, और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर डायरेक्टर साहब से मिला, और काम चल रही है फिल्म। बट सर वो एक प्रेशर आता है कि कितने बड़े स्टार की फिल्म है, तो आसपास में जो कास्ट हो वो परफेक्ट हो, वो सारा ऑफ कोर्स। हाँ, वो देखो हर फिल्म में होता है, बट ये क्या है कि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी फिल्म, मातृभूमि हो या ये नई फिल्म हो, अभी अनटाइटल्ड है, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी फिल्म है, जाहिर है। तो उतनी ही मेहनत और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आपका नाम इतने बड़े सुपरस्टार ने सजेस्ट किया है। सही बात है कि उन्होंने आप पे फेथ दिखाया, एक प्रोजेक्ट करने के बाद दूसरी बार काम दिया, तो उनको कुछ समझ में आया होगा या कुछ अच्छा लगा होगा, जाहिर है। तो
So more than anything else, it's his faith, which I have to fulfill. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. कुणाल सर, ये एक चीज़ है ना कि जैसे जब ये फिल्म को लेकर काफ़ी बातें हुई, जैसे इसके नाम की बात हो, पहले गलवान नाम था, फिर नाम चेंज हुआ, फिर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ सजेशन आया जिसकी वजह से स्टोरी लाइन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं. यार ये सब मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, मैं बस वही जान कि जैसे ये सारी जो न्यूज़ आ रही है सब कुछ, तो क्या कुछ आइडिया आप रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ, कुछ समझ रखते हैं कि आप कास्टिंग तक ही थे? यार मैं कास्टिंग नहीं था, बिकॉज मेरा तो काम हो गया. मैं 2 बार सेट पे गया हूँ बस. एक बार सलमान सर को मिलने गया था, एक बार ऐसे ही गया था जी, यहाँ पे फिल्म सिटी में जब इसका सेट लगा था. पहले मैं वहाँ भी जाने वाला था लद्दाख, बट वहाँ मैं गया नहीं. बट यहाँ पे गया था. बट इसमें क्या चीज़ है ये, इट इज़ बियॉन्ड माई पे चेक फॉर मी टू आस्क एनीवन, इवन अपू सर हो या सलमान सर हो या किसी को भी उनकी टीम में. तो मैंने कभी पूछा नहीं, और आई डोंट थिंक आई एम इवन क्वालिफाइड इनफ टू आंसर के. हाँ, अंडरस्टैंड. इसलिए मैंने पूछा कि क्या आप उस पोजीशन पर हैं. हाँ, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो एक टेक्नीशियन हूँ इस फिल्म में. रिसेंटली एक पोस्टर भी आया जहाँ पर अपूर्व सर का नाम नहीं, जिसके बाद से ये रूमर्स आने लगे कि शायद वो भी इस प्रोजेक्ट में अब शायद नहीं है. ऐसा तो कुछ नहीं है ना. वो मैंने पोस्टर देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं. इनफैक्ट आज भी कोई पोस्टर उसमें नाम था. तो क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ों पे, ट्विटर पे ये सारी चीज़ें ट्रेंड करती रहती है. अंडरस्टैंड. आई थिंक बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, सलमान खान की हर चीज़ न्यूज़ बनती है. वो आपको, हम सबको पता ही है, मैं भी मीडिया में इतना रह चुका हूँ. जितना सलमान सर की न्यूज़ बिकती है उतना किसी की नहीं बिकती है. तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत होता ही है. हमने भी किया है अपनी लाइफ में. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग. इनफैक्ट अपू सर और सलमान सर तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम, मज़ा भी आया है. और तो मैं तो 2 बार सेट पे गया हूँ. और अब तक तो मुझे पता, बट ये आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. अपू सर तो कहीं ट्रैवल करते मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. ओके सर, अभी रिसेंटली सलमान सर का एक नया लुक आया है. हाँ, जहाँ पे वो काफ़ी लीन दिख रहे हैं. और काफ़ी कुछ उनका लुक है. हाँ, आपने देखी वो फोटोज़? हाँ, मैंने फोटोज़ देखी ऑफ कोर्स, बट मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है. अच्छा. हाँ सर, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की तैयारी कर रहे हैं. नो, आई डोंट थिंक. अच्छा. मतलब जो हम फिल्म कर रहे हैं उसमें उनका एक दो लुक है, तो उसके लिए होगा. तो आई एम नॉट अवेयर, बिकॉज कौन सा पोर्शन फिलहाल शूट हो रहा है ये मुझे आइडिया नहीं है. अच्छा. हाँ. पर उनके अराउंड से जो न्यूज़ आती है, आप क्या लगता है, क्या कि ज़्यादातर फैब्रिकेटेड होती है या कुछ बातें? वो न्यूज़ पर डिपेंड करता है. हाँ. अब क्या हम किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ, बट बिकॉज ज़्यादा बोलते नहीं हैं. और ही इज़ नॉट समबडी हु विल गो आउट एंड क्लैरिफाई. किसी ने गलत भी छापा या अच्छा भी छापा, या तो वो अच्छा छापा है तो फ़ोन नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा छापा, गलत छापा है तो फ़ोन करेंगे नहीं कि यार क्यों छापा. तो आई डोंट थिंक के उनको कोई फ़र्क पड़ता है. ही इज़ व्हाट ही इज़. हम सब जब मैं अभी जानता हूँ, मैं भी उनके हम सब जानते, अब तो मैं उनको जानता हूँ कि किस तरह के आदमी हो, कि किस तरह के क्या क्या करते हैं अच्छा, और मेरे साथ कितना अच्छा किया मुझे पता है. जो मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो भी, उनको भी पसंद नहीं आएगा कि मैं समझ सकता हूँ सर. तो वो बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो इतने अच्छे हैं, जो इतने रियल है हमारी इंडस्ट्री में. हम सब बहुत टाइम से बहुत स्टार्स को जानते हैं, इनसे बड़े भी आए, इनसे छोटे भी, और हमको सब पता है. बट हम में से कितने लोग बाहर निकल के बोल सके कि ये रियल आदमी है कि नहीं है. राइट. तो एज सिंपल. मैं अगेन आई से कि आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट somebody like Salman Khan. He is huge. He's a superstar beyond so many decades. But उनकी बातें तो अमेजिंग होती हैं. जो चीज़ें वो जिस तरह की मदद करते, जो ज़्यादातर दिखाना पसंद नहीं करते. हाँ. विकी सर के साथ इनफैक्ट मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट था कि जहाँ पे मैं सलमान को मैसेज कर रहा हूँ, मैं एक स्टोरी के लिए जस्ट मैंने कहा कि अर्जेंट कॉल मी, और उनका कॉल आता है और मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा है, ये न्यूज़ है. तो वो हंसते हैं और रुकते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं मुझे लगा तुझे कोई हेल्प चाहिए, तूने अर्जेंट है, तूने मुझे स्टोरी के लिए फ़ोन किया था. और उसका तो आई गेस जॉन हो ऐसा कुछ उन्होंने कोड दिया था और उसके साथ वो हेड छपी थी. तो वो इस तरह का कि अगर अर्जेंट करके अगर किसी के पास उनका नंबर सेव है तो इस तरह से. जब मैं भी इनको जस्ट कोविड के पहले एक बार मिला था उनको. ओके. कुछ काम को लेके महबूब में शूट कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझे बहुत बार पूछा कि क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, डू यू नीड समथिंग, ऐसा. अच्छा. तो और जब मैं उनसे काम करने लगा तभी तो वो हमेशा पूछते आपको. और
अगर वो दिल्ली भी नहीं पूछा, उनको सब पता होता है। इन बिटवीन आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, सो ऐसा नहीं कि उन्होंने फ़ोन करके ये किया, बट मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया। वो आपको भी पता नहीं लगने हाँ, देती है। ओह, तो वो कभी नहीं पता करने देंगे किसी को कि वो क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे सब बोलना नहीं चाहिए, बट लाइक आई सेड कि बहुत बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो ऐसे हैं। अंडरस्टैंड सर। थैंक यू सो मच सर ये Yes, चीज़ें thank बताने you, के लिए। thank एक चीज़ सर, जैसे आपने मातृभूमि कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है, सारी चीज़ें, एक चीज़ है मैं बस क्लेरिफिकेशन के लिए जानना चाहूँगा। कहा गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है इतनी दमदार नहीं थी, इसकी वजह से ये चीज़ें डिले हुई हैं और कहते हैं उसमें इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है। मैं बस समझना चाहता हूँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बता सके, क्या सच में सलमान वो स्क्रिप्ट की कुछ रीजंस हैं, या आप समझ रहे हो कि आपने जो पढ़ी है वो सचमुच इतनी स्ट्रांग है कि ऑडियंस जो है अलग तरह से देखेगी? नहीं, देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर वो फिल्म करेक्ट नहीं होती तो सलमान सर उस फिल्म को हाँ ही नहीं बोलते, अगर वो कन्विंस नहीं होते। दूसरा, एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो भी स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन होता है वो फिल्म फ्लोर पे जाने के पहले होता है। तो अगर सलमान सर को कुछ नहीं पसंद आया होगा तो उन्हें पहले ही बोला होगा और वो बनने के बाद ही वो सेट पे गए होंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इतनी बड़ी फिल्म है, इसमें इतने सारे लुक है और इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतने सारे एक्टर्स है एक साथ, उसको बेसिक ऐसे रीशूट नहीं कर सकते। वापस वहाँ जाओ, उस लोकेशन पे जाओ, वापस वो सेम रिक्रिएट करो, ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। थैंक यू बोलने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। यस, और अगेन कि ये जो भी रूमर्स है या जो भी है, ये आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने 2-3 बार पढ़ी है जी। और मैंने फिल्म नहीं देखी, तो मैं ये नहीं बोल सकता कितना उसमें ये मतलब 100% वो स्क्रीन पे है कि नहीं। 100% होता ही नहीं, वैसे भी सेट पे लोकेशन वाइज, कैरेक्टर वाइज जी, आप इमेजिन करते हो कि एक पहाड़ होगा, पहाड़ के पीछे चांद होगा या व्हाटएवर, आप लोकेशन पे आकर तो वहाँ कुछ होता नहीं है वहाँ पे, तो उस तरह से चेंज होता है। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मतलब मेजर ओवरऑल मैं समझना चाहता हूँ, फैंस को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डिसअपॉइंट होने के नहीं तो फिल्म क्यों करते? इतना बड़ा सुपरस्टार है वो, अगर उसको स्क्रिप्ट नहीं पसंद होती तो फिल्म क्यों करता? जरूरत ही नहीं ना उनको, उनके पास ऐसे थोड़ी फिल्म नहीं है, कैसा लाइन लगी हुई फिल्म होगी। जाहिर है सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर इन सारी बातों के बताने। सर, इन फ्यूचर में और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप अभी मेरी यही फिल्म चल रही है, सलमान सर नयनतारा वाली वंशी सर की जो फिल्म है वो उनकी शूट चल रही है। एक फिल्म जो मैंने बोली, जो हरमन बावेजा और रोहनदीप सिंह जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक फिल्म चल रही है। और विमल खन्ना का सीजन 2 आएगा, तो वो उस पर राइटिंग चल रही है अभी। मतलब वो लाल रंग 2 है जो हम नवंबर-दिसंबर में फ्लोर पे लेके जाने की सोच रहे हैं। स्टिल नॉट 100%, डिपेंड्स ऑन फाइनल स्क्रिप्ट, बट अभी के लिए तो ये है। और भी 1-2 फिल्में हैं जो चल रहा है। कुकी गुलाटी जी की फिल्म है पोखरा में, तो वो चल रही है। वो भी अक्टूबर-नवंबर फ्लोर पे जाने की बात है, कास्टिंग चल रही है। ओके सर, यही सब है। ओके, अंडरस्टैंड सर। सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आप क्या समझते हैं कि आपकी जो फील्ड में एक या दो चीज़ हैं, इसको चेंज होना ज़रूरी है, या ये इन फ्यूचर में इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, वो ज़रूरी है? इज़ देयर एनीथिंग आप समझ? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्प्रोवाइज या जो चेंज होना चाहिए वो है एक्टर्स का अप्रोच। आई थिंक वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। देखो, एकदम सिंपल चीज़ है, जितनी एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है, कास्टिंग डायरेक्टर को भी एक्टर्स की उतनी ही ज़रूरत है। अगर वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन हो तो सबको फ़ायदा होगा। अगर मतलब मैं तो छोटा कस्टमर, जितने बड़े लोग हैं, अगर वो उनको एक कैफे में जाके कॉफ़ी पीना है तो मुश्किल है लोग आके अपने वीडियोज़ दिखाना शुरू कर देते हैं या अपने फ़ोटोज़ देने शुरू कर देते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन हो और जो सिस्टम है उसको फॉलो करे। जैसे मैंने बोला कि मेरे वहाँ एक वॉकिंग टाइम है, जी, ईमेल का सिस्टम है, ऐसे सबके वहाँ है। अगर एक्टर्स उसको फॉलो करें तो बहुत ईजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड सर, सिंपल। बट वो इतने ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा फ़ोन करते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपकी बात से मुझे लगता है कि शायद आप से ये सवाल पूछ सकता हूँ। रिसेंटली हम रणवीर सिंह की न्यूज़ देखते हैं, उन्होंने डॉन 3 करने से मना कर दिया। जब उसके हम रीजंस पता करते हैं, जैसे मेरी अशोक पंडित जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि रणवीर के इतना इन्फ्लुएंस था कि वो चाहते थे कि धुरंधर जैसा ही
उस स्क्रिप्ट में चेंजेस हो सारी चीज़। क्या सुपरस्टार्स इस लेवल पर कंसर्न होते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके? क्या वो सारी चीज़ें रहती हैं कि उस स्क्रिप्ट और सारी चीज़ों पे डिमांड किया, और कितनी जायज़ है ये बात? देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए फिल्म मेकर अगर आप सुपरस्टार के पास जा रहे हो तो किसी रीज़न से जा रहे हो। ठीक है। कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसकी एक इमेज है, उस इमेज उसकी एक बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग है जिसको आपको, जिससे आपकी फिल्म को फ़ायदा हो। सिंपल। ठीक है। उस सुपरस्टार को भी, रणवीर सिंह हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई भी, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, दे हैव एन इमेज जिसमें लोग उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए इतने सालों से वो सुपरस्टार्स है। तो दे विल ऑब्वियसली वांट देम टू बी प्रेजेंटेड इन अ सर्टेन वे। आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है। आज आप एक जर्नलिस्ट हो, आपकी इमेज है, मैं कास्टिंग, मेरी मुझे अपनी इमेज के हिसाब से चलना है, आपको अपने, उनको अपनी इमेज से चलना है। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। जैसे मैंने बोला, मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक डायरेक्टर पढ़ता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ऐसे एक्टर है उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो आई एम श्योर वो शेयर करेगा अपने डायरेक्टर के साथ। जैसे हमने मासूम की बात की। जी जी। तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ मल्टीपल डिस्कशन मीटिंग्स बिफोर दे गो ऑन द फ्लोर्स। तो आई एम श्योर वो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट ना, उसमें क्या गलत है? ओके। आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी गलत है। कोई इसमें, अगर वो फिल्म के बेटरमेंट के लिए है, अगर वो डायरेक्टर सोचता है कि यार ये जो सजेशन है इस सुपरस्टार की तरफ से वो गलत है स्क्रिप्ट को लेके, तो बोल सकता है वो, और वो कन्विंस करेगा एक्टर को कि ये क्यों ऐसा होना चाहिए और मैं क्यों इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। आई एम श्योर वो एक्टर भी अगर फिल्म के लिए करेक्ट है तो ना क्यों बोलेगा। फिल्म चलेगी तो सबसे बड़ा फायदा तो एक्टर को ही होता है ना। करेक्ट। सेकंड फायदा सही बात है। हाँ बिल्कुल। तो आई एम श्योर इट इज़ ऑल हेल्दी डिस्कशन। बस उसके टाइमिंग को लेके था, जो ऑल ऑफ सडन फ्लोर्स पे जाने से पहले ही हाँ, वो अभी ये दिस इज अ मैटर बिटवीन रणवीर सिंह एंड फरहान, इन दोनों के बीच में क्या हुआ इन दोनों को पता है। राइट। कि रणवीर का क्या ओपिनियन था या फरहान का क्या ओपिनियन था, ये आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट थिंक एनीबडी इज अवेयर। हर आदमी अपने बात कर रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है, बट रियल रीज़न क्या है किसी को पता है? नहीं पता। सही बात है। तो हम कौन है? अमेजिंग सर। सर सच में मज़ा आया आपसे बात करते। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं जब आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूं तो मैं और बहुत कुछ, मैं जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिनों की बातें भी करना चाहूँगा। डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।